शाओ के ऊपर गिरता है ना, तो इमीडिएटली अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज करती है। लेकिन उसकी ये कोशिश कि जिसके जरिए से वो इसकी स्पीड को कम कर, जब ब्रदर फेंगजू है वो तो यहाँ पर लगातार इसके ऊपर तेज तनातन अटैक पे अटैक किए जा रहा था। अब अटैक्स की तादाद ज्यादा होने के चलते यहाँ पे शाओ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, उसे अपने दोनों कल्ट्रन्स को बाहर निकालना ही पड़ता है, जिनसे वो डिफेंस का काम करती है और साथ ही उसके ऊपर अटैक भी करवा देती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रदर जू फेंग है वो बहुत ही ज्यादा शातिर था, वो इमीडिएटली इन्हें ब्लॉक करते हुए फाइट के दौरान ही उसकी तरफ एक स्वॉर्ड को थ्रो कर देता है, जो कि स्पिन करते हुए जैसे ही शाओ को लगने वाली थी तभी उसके पास मौजूद उस फ्लूट की मदद से वो इस अटैक को दूसरी ओर रिपेल कर देती है। अब यहाँ लास्ट अटैक को देखकर ना ब्रदर काइटो को शाओ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन इस दौरान यहाँ पे ब्रदर जू फेंग है वो भी किसी से कम थोड़ी था, वो इमीडिएटली क्या करता है कि जैसे वो देखता है कि शाओ इस वक्त डिफेंसिव मोड में है, तो वो इमीडिएटली अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर देता है, जिसके चलते कि जायंट सा स्वॉर्ड फैंटम क्रिएट होता साथ ही उसकी तरफ बढ़ चलता है। और शाओ अपने कल्ट्रन्स को आपस में फ्यूज करते हुए एक जायंट से कल्ट्रन को क्रिएट करते हुए उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेती है। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मिस शाओ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। आफ्टर ऑल वो लड़ाई में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कहाँ होती है, और वो तो हमेशा स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव बैटल ही लड़ती है। लेकिन आज वो यहाँ पर ऑफेंसिव टाइप का बैटल लड़ रही थी। इस दौरान उसके पास वो जो 9 फिनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट था ना, उसका वो इस्तेमाल करती है, जहाँ हवा में फ्लोट करते साथ ही वो उससे प्ले करती है। और जैसे ही वो उसे प्ले करती है ना, तो वो इमीडिएटली सेकंड सोल स्किल का यूज करते हुए यहाँ पे काफी सारे सर्कल्स को क्रिएट कर देती है ताकि वो उसे बाइंड कर पाए। लेकिन यहाँ पे ब्रदर फेंगजू है ना, वो भी किसी से कम नहीं था, वो इमीडिएटली सबसे पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को आजाद कर लेता है और तेजी से इसकी ओर हमला करने के लिए जाता है। रास्ते में जो शाओ है वो काफी सारे ऑब्स्टिकल्स को भी क्रिएट करती है, ताकि कैसे न कैसे करके इसका जो रिदम है ये अनबैलेंस हो जाए। और ये चीज संशी दूर से ही पहचान लेता है, वो उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी की तो दाद देता हूँ, तुम यहाँ बस कैसे न कैसे करके इसके रिदम को तोड़ना चाहती हो, और ये बिल्कुल सही चीज है। अगर तुम्हें इस बैटल को जीतना है तो तुम्हें लंबे अरसे तक इस बैटल में टिके रहना होगा, क्योंकि ब्रदर फेंगजू है उनका एडवांटेज ही है शॉर्ट टर्म फाइट, यानी कि एक ऐसी फाइट जो कि कम समय के लिए चले, क्योंकि कम समय तक ये अपना मोमेंटम बिल्कुल अपनी मुट्ठी में ना ऐसे बांध के रखते हैं, कोई भी इनको बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन जितना ज्यादा बैटल लंबी होती जाएगी ना, उतना ही ज्यादा इसे दिक्कत आएगी अपने मोमेंटम को बनाए रखने में। अब इस दौरान यहाँ पे वो अच्छे से जानता था कि शाओ को जल्द से जल्द निपटाना होगा, वरना बैटल लंबी हुई तो वो भी इसे हरा सकती है। तो वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ शाओ जो लाइफ सीलिंग कर्टन्स होती है ना, उनको वापस से यूज करने लगती है एक ऑब्स्टिकल की तरह, और मैदान में उतार देती है, जिससे डील करने में ब्रदर फेंगजू को भी अब दिक्कत आ रही थी। इसके चलते ना चाहते हुए भी उसे अब इस बैटल में अपने ट्रू मार्शल बॉडी फॉर्म में आना पड़ता है, और आते साथ ही वो यहाँ पर अब उसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए सीधा शाओ के ऊपर हमला कर देता है। अब जहाँ सभी को लग रहा था कि शायद शाओ हार चुकी है, लेकिन तभी शाओ स्माइल करते हुए कहने लगते कि क्या बात है, इतनी जल्दी मुझे हराने की, इतनी जल्दी कि आपके पीछे क्या चल रहा है आपने उसे इग्नोर कर दिया। ये सुनकर सबके होश हो जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि उसके वो जो एनर्जी थ्रेड्स थे अब वो यहाँ पर तेजी से बाइंड करके इसे ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, विच मींस कि फेंगजू को शाओ को छोड़ के इन्हें रोकना था। बस वो वही करता है और सारे अटैक्स ये जो सारे एनर्जी थ्रेड्स थे इनके ऊपर वो उतार देता है। बस फिर क्या, यहाँ पे ओपनिंग मिल चुकी थी अपनी शाओ को, और वो यहाँ पर थर्ड सोल स्किल का यूज करती है, वही 9 फिनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट की, जिसके चलते एक बहुत बड़ा सा फिगर अपीयर होता है। और ये असल में वही ब्लू कलर का फिनिक्स बर्ड है, जो कि यहाँ पे फिनिक्स सील को एक्टिवेट करने लगता है। और यहाँ तेजी से इसका टारगेट था ब्रदर फेंगजू जैसे कि ये लपकने वाला था, बट सडनली ब्रदर फेंगजू इमीडिएटली इसके ऊपर हमला कर देता है। लिटरली वो इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से इसके अंदर से टेरिफाइंग सा प्रेशर निकलता है। वो फिनिक्स बर्ड अब एक एनर्जी का फॉर्म ले चुकी थी, और इंटेंस प्रेशर यहाँ पे ब्रदर फेंगजू के ऊपर गिरने लगता है, जिसके चलते इसका जो मोमेंटम था, जो उसकी रफ्तार थी ना, वो यहाँ पर काफी हद तक डिक्रीज हो जाती है, और तो और उसकी एनर्जी भी काफी हद तक ड्रेन हो चुकी थी। लेकिन यहाँ इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ना, तब तक मिस शाओ यहाँ पे काफी सारे और फिनिक्स बर्ड को उतार देती है, जो कि बाकी के 3 और थे। और यहाँ ब्रदर फेंगजू मजबूर हो जाता है कि अपनी अरोरा जजमेंट स्लैशिंग टेक्निक का यूज करे। बस फिर क्या, वो ऐसा ही करता है, जहाँ डुअल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए वो जैसे ही इस टेक्निक को परफॉर्म करता है, तो स्पेस में एक अलग ही हलचल, एक अलग ही शॉक वेव से क्रिएट होती है, और अपनी डुअल स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ वो सीधा शाओ का खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अब यहाँ इस अटैक को देखकर ही बताया जा सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक था, और अगर शाओ को पड़ जाता है ना, तो भाई उसकी जान तो गई समझो। यहाँ पे ये अटैक जैसे इसे पड़ता है ना, तो ब्रदर काइजू की चीख निकल जाती है, और शाओ का नाम लेता है। लेकिन सडनली यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक क्लोन था, जो कि उसने अपने इस फिनिक्स बर्ड की मदद से ही क्रिएट किया था, विच मींस कि यहाँ पे हमने जिसे मरता हुआ देखा वो असल में इसका एक सब्स्टिट्यूट है। अब गाइस, जाल में तो ब्रदर फेंगजू पूरी तरीके से फंस चुका था, अब बस इंतजार था कि इस मौके का फायदा उठाकर शाओ कैसे इसका खेल खत्म करती है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने मार्शल बॉडी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो कि दिखने में काफी कमाल की लगती है, और मार्शल सोल बॉडी के साथ साथ वो यहाँ पर 6 सोल स्किल का भी यूज करती है, जिसके चलते फिनिक्स पिलर यहाँ पे अपीयर हो जाता है। और ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि
की 6 पिलर्स थे और इनसे निकलने वाला इंटेंसली प्रेशर यहाँ पे ब्रदर फेंग जुशैंग को घुटनों के बल लाने के लिए मजबूर करता है। उसके ऊपर बहुत सा प्रेशर पड़ता है। यहाँ पे अगर उसे खुद को आजाद करना था तो कुछ बड़ा करना था, तो बस वो यहाँ अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि जैसे तैसे करके यहाँ से बस निकल पाए। अब यहाँ पे उसका ये जो स्वॉर्ड इंटेंट वाला अटैक था ना, वो इन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करता है। अब यहाँ सभी को लग रहा था कि शाओ शाओ तो यार गई काम से, लेकिन यहाँ पे जो अपनी शाओ शाओ थी ना, वो भी तैयार मौजूद थी। उसके पास वो जो लाइफ सीलिंग कल्ड्रंस थे, उनके सोल स्किल्स का यूज करते हुए वो यहाँ पर 3 लाइफ 9 स्पिरिचुअल कल्ड्रन को एक्टिवेट करती है, जिसके चलते एक बहुत बड़ा सा जायंट फर्नेस जैसा जो कल्ड्रन होता है वो यहाँ पे तेजी से रोटेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान यहाँ पे जो ब्रदर फेंग जुशैंग था, उसका जो स्वॉर्ड इंटेंट था, जिसके जरिए से उसने एक डिवाइन स्वॉर्ड को फॉर्म किया था, ये दोनों आपस में टकराते हैं और इनसे निकलने वाला जो इम्पैक्ट था ना, वो दूर दूर से फील किया जा सकता था। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि फाइनली इस इम्पैक्ट के चलते जो ब्रदर जी थे ना, वो यहाँ पर इजीली हार जाते हैं, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आते साथ ही वो शाओ शाओ से कहने लगते हैं कि मान गया मैं, सच में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। जिस पे शाओ शाओ भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए कहने लगती है कि ब्रदर जी आपने तो मुझे जीतने दिया। तभी यहाँ पे ब्रदर काइटो आ जाता है और शाओ शाओ की इस प्रोग्रेस को देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस था। सर कहने लगता है कि मान गया शाओ शाओ, सच में तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, और सच बता रहा हूँ अगर सर्टेन रेंज की बात की जाए ना, तो मुझे डर है कि शायद मैं भी तुम्हें हरा ना पाऊँ, मैं भी तुम्हारे मैच का नहीं। जो सुन के यहाँ पे शाओ शाओ उसकी फिरकी लेते हुए कहने लगते है कि हाँ, तो तुम समझ गए हो ना कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो बस जान लो मैं तुम्हारा कूट कूट के ना भरता बना दूंगी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी ब्रदर काइटो कहने लगता है कि यार मैं जानता हूँ मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करने वाला। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो टांगो डोंग और जो यूहाओ है, ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और इन सभी को हंसता खेलता हुआ देखकर यूहाओ कहने लगता है कि जरा देखो तो वुडोंग, हमने लगता है कि कोई बहुत बड़ी पार्टी मिस कर दिया है। यहाँ पे तो ये लोग कितने ज्यादा मजे कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को देखकर ये सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ यूहाओ इन्हें सारी बातें बता देता है कि इन 10 दिनों में आखिर इनके बीच क्या कुछ नहीं हुआ, किन किन एनकाउंटर्स का इसने सामना किया। तभी यूहाओ बताने लगता है कि सच में मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इन 10 दिनों में इतना सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे सांची और ननैन भी आ जाते हैं और वो लोग भी ये सारी बातें सुन के कहने लगते हैं कि हाँ यूहाओ, इन 10 दिनों में कितना कुछ बदल चुका है। और फिलहाल के लिए यूहाओ हमें ये बताओ कि अब हमारा अगला मिशन क्या है। जिस पे बेबी भी कहने लगते हैं कि हाँ यूहाओ, अब ये बताओ कि अब हमारा अगला पड़ाव क्या होगा। अब यूहाओ बताने लगता है कि ये जो 10 दिन मैंने उस आईसीसी में गुजारे ना, इसमें हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज का भी पता चला है जो कि हमारे हाथ भी लगी है, लेकिन हमारे लिए ये एक तरीके से दो धारी तलवार की तरह भी रहा है। ऑफ कोर्स हमने काफी सारी चीजें हासिल की है, लेकिन ये हमारे लिए एक सेटबैक रहा है। और अब जब हम वापस साउथ की वहाँ पे इंडिया शो था, उनको ये लगा कि हम लोग नॉर्मल स्पीड एडवांटेज का हम लगातार करेंगे। इसी के चलते जो सेक्टरल गेट है उस बार करेंगे। साथ ही हम बताता है अब इनका जो टारगेट है ना, वो है के पास में है और अगले मिशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ दिखाया जाता है कि इसी के पास ये लोग आते साथ ही धुआंधार तबाही मचा देते हैं और यहाँ पे जो मटेरियल मिलता है के लोग सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि सन एंड मून एम्पायर के जितने भी फोर्सेस होते हैं ना, इसके ऊपर ये लोग बहुत ही अच्छे से हाथ साफ करते हैं। अब यहाँ पर अपना जलवा दिखाने के बाद ये लोग नेक्स्ट मिशन की ओर रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ गाइस फेदर सन सिटी से लेकर जो बाकी सारे सिटीज थे ना, इनको भी ये लोग बहुत ही अच्छे से लूट लेते हैं। अब यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी और कोहराम का माहौल था। एक तरफ मिस जूसी अपने लोगों के साथ एक्सपेंड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यूहाओ अपनी आर्मी को लेकर सीक्रेटली इनके जो बड़े बड़े ठिकाने थे ना, उन्हें पूरी तरीके से ठिकाने लगाने के बाद उनके रिसोर्सेज के ऊपर अपना हाथ साफ करता है। अब यहाँ पे यूहाओ काफी लोगों को ऑलरेडी अपने रास्ते में निपटा चुका था और अब यहाँ इनके ऊपर खड़े होते हुए वो कहने लगता है कि सन एंड मून एम्पायर तुम्हारे लिए काल बनकर मैं आ चुका हूँ और अब से तुम्हारी क्लेमिटी की शुरुआत होती है। अभी यहाँ पे सूत्यानान को खबर मिल जाती है कि जो हाओ सिटी है वो पूरी तरीके से दुश्मनों के हवाले पहुंच चुकी है और अब इनके जो साउथर्न सिटीज हैं उनमें से 12 ऐसे शहर हैं जो कि खतरे की कगार में हैं, यानी कि वो लोग डेंजर जोन में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और मजे की बात ये गाइस कि सूत्यानान का दिमाग ना इस बात पे खराब हो रहा था कि आखिर मैंने किन निकम्मों को पाल के रखा है कि जिनसे एक सोल इंजीनियर का पता लगाया नहीं जा रहा, जो कि इस सबके पीछे मास्टरमाइंड है। जिसके बाद वो अपना हाथ पटकते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोग इतने निकम्मे कैसे हो सकते हो, कुछ तो करो, कुछ तो पता लगाओ। तभी यहाँ इसका दूसरा जो मिनिस्टर है वो आगे आता है और कहने लगता है असल में योर मैजेस्टी जो साउथर्न कोस्टल सिटीज हैं वो असल में हमारे टैक्स रेवेन्यू से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। यहाँ पर ज्यादातर ट्रेजरी के सामान रखे जाते हैं और मेरे ख्याल से जो ये माउंटेन बैंडेट्स है ये इन्हीं का काम होगा और इन लोगों ने 5 दिन में हमारे 12 शहरों को लूट लिया है और ये सब कुछ इन लोगों ने जानबूझ के किया है ताकि पब्लिक के ऊपर से जो आपका भरोसा है ना वो पूरी तरीके से उठ जाए।
जाए। मैं समझ रहा हूँ ये सब कुछ सत्ता को पलटने के लिए किया जा रहा है। ये सुनकर यहाँ वो अपने मिनिस्टर से कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ आखिर तुम्हारी नजर में हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारी एडवाइस क्या है इस मैटर पे। जिसमें वो फिलहाल के लिए जो मेन लाइन है यानी कि फ्रंट लाइन है उस पर फोकस करने को कहता है कि जितना ज्यादा हम डिले करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों के बीच बातचीत होने लगेगी और लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठता जाएगा। इसीलिए फुल फोर्स के साथ हमें एक टारगेटेड अटैक को लॉन्च करना चाहिए। श्रुति अनान थोड़ा कन्विंस था। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ और बाकी सभी लोग अभी भी प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोगों ने छोटे मोटे अटैक तो बहुत कुछ कर लिया लेकिन अभी भी हम सन एंड मून एम्पायर के फाउंडेशन को हिला नहीं पाए हैं। और अगर बाकी में हम श्रुति अनान को डराना चाहते हैं खुद से तो फिर हमें सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा कि जिसके जरिए से उसे लगे कि हम जब चाहे इसकी जान ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो श्रुति अनान का दूसरा मिनिस्टर है वो कुछ सोचता है और फिर कहने लगता है कि योर मैजेस्टी मेरे ख्याल से ये जो कल्प्रिट है ना ये असल में एक ग्रुप में आता है। मैं यहाँ पे किसी की बात को ऑफेंड नहीं करना चाहता लेकिन अगर उनका ये कहना है कि फ्रंट लाइन पे अगर हम अटैक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये सरासर गलत है क्योंकि जो साउथर्न सिटीज है वहाँ पर ऑलरेडी एंट्रेंस पे बहुत से गार्ड्स मौजूद है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग आते भी है फोर्स लेके तो जाहिर है उनकी नजर में तो आते ना, लेकिन नहीं ये जरूर मुट्ठी भर के लोग होंगे जो कि आकर हमारी नाक के नीचे ये सारी चीजें करके यहाँ से निकल जा रहे हैं। इवन के हमारे जो सोल डिटेक्शन टूल्स हैं उनके रडार में भी ये नहीं आ रहे तो जाहिर है ये कोई एडवांस टाइप के सोल इंजीनियर्स होंगे। अभी यहाँ पे दूसरा बंदा आगे आता और कहने लगता है कि नहीं मेरे ख्याल से जो नॉर्दर्न और साउथर्न में जो अटैक्स हो रहे हैं उसे सेम ग्रुप ही कर रहा है। एक तरफ वो बड़ी आर्मी के साथ लीड कर रहा है, दूसरी तरफ वो कोई छोटी आर्मी के साथ, और जो दूसरा ग्रुप है वो पानी के जरिए से ही आता होगा। जिसमें दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि जो नॉर्थ एम्पायर है वहाँ पर आईसीसी मौजूद है और जो बॉर्डर है वो एक्सट्रीमली आइस फील्ड से भरा हुआ है तो यहाँ पर किसी का जाना लगभग नामुमकिन है। और तो और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड है और बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि मिनिस्टर मेरे ख्याल से ना आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्टार लुओ में जो साउथर्न सी पोर्ट है अगर वो लोग वहाँ से आए तो। अब यहाँ वो मिनिस्टर भी हाँ में हाँ भरते हुए कहने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने सोल इंजीनियर कॉर्प्स का यूज किया होगा ताकि वो लोग उस शिप को पानी की गहराइयों में गार्ड कर सकें, जिसके बाद उसके ऊपर सवार होकर इन लोगों ने जो साउथर्न सी है जो कि हमारा हिस्सा है हमारी टेरिटरी के पास से होकर गुजर के ये लोग उस जगह पे पहुंचे होंगे। और इस सफर के दौरान इन लोगों ने हमारे 2/3 जो कोस्ट लाइन का हिस्सा है उसे कवर कर लिया और ये तब तक ट्रैवल करते रहे जब तक कि ये लोग नॉर्थ में पहुंच नहीं गए। जिसके बाद इन्होंने अपने सारे लोगों को यहाँ पे उतार दिया और फिर एक एक करके ओक सिटी से लेकर ईस्टर्न सन सिटी इन सब के ऊपर इन लोगों ने हमला किया, यहाँ के ट्रेजर्स को लूटा। इसके बाद सेम रूट से ये लोग दूसरी जगह पे चले गए और सीधा साउथ की ओर बढ़ने लगे जहाँ पर की फ्रंट लाइन की बैटल चल रही थी और इन लोगों ने एक और अटैक लॉन्च कर दिया। तो बताइए अपने साथी मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसके बारे में आपकी क्या राय है। अब यहाँ पे ये सुनकर तो इस बंदे की भी बोलती बंद हो जाती है। वो कहने लगता है कि हाँ अगर ऐसी कुछ बात है तो फिर मेरे ख्याल से हाँ ऐसा हो सकता है। अब ये सुनकर श्रुति अनान कहने लगता है कि तो फिर बताइए मिनिस्टर आपके अकॉर्डिंग उनकी जो असली टारगेट जो अल्टीमेट गोल है वो क्या हो सकता है, आखिर वो लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। इस दौरान यूहा बताने लगता है कि सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही सिनेरियो है कि जिसके चलते वो सभी लोग श्रुति अनान को थोड़ा डराएंगे और उसे एक ही वजह बता सकते हैं ये सब कुछ होने का। और तभी यूहा का टारगेट था मिंगदो सिटी और अब हमारा अगला टारगेट भी यही है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तब जानशी आगे आता है और कहने लगता है कि देखो हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए लेकिन हम लोग इतने भी बड़े वाले बेवकूफ और एरोगेंट नहीं कि हम ये सोचे कि भैया मुट्ठी भर के लोग मिलकर मिंगदो सिटी को पूरी तरीके से जीत सकते हैं। अभी यहाँ पे शाओ आगे आते हैं और कहने लगती है कि तुमने तो कहा था ना युवाओं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोल टूल मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग सोल पावर्स को गैदर करती है और ये जो पावर है ये किसी डेथ गॉड के सोल टूल से कम नहीं है। दूसरी तरफ वो मिनिस्टर बताने लगता है कि योर मैजेस्टी मेरे ख्याल से इनका मेन टारगेट यही है कि हम कैसे न कैसे करके बस इनका ध्यान भटका ले, यानी कि वो हमारा फ्रंट लाइन से ध्यान भटका के हमें बस डाइवर्ट करना चाहते हैं और जो कि हमें बिल्कुल भी होने नहीं देना है। अब यहाँ पे ये सुनकर श्रुति अनान चुपता है। तभी यहाँ दूसरा बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ हेवनली सोल और जो स्टार लो एम्पायर है इन दोनों में से किसी का काम है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड लोग है ना इनके एम्पायर के लोग इतना दम नहीं रखते कि हेड ऑन हेड की फाइट को ये लोग अंजाम दे पाए, इसलिए ये लोग पीठ पीछे से हमला करते हुए ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स चलकर हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिसमें मिनिस्टर कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे दुश्मन का जो कमांडर होगा वो बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, इतना ज्यादा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और उसने बहुत ही बेहतरीन चाल चली है। और ऐसे दुश्मन असल में और ऐसे दुश्मन एक ऐसा पैरासाइट है जो कि कब हमारे शरीर से होकर हमारी हड्डियों तक पहुंचे और फिर उसको दीमक की तरह खाकर कब हमें बिल्कुल बोनलेस बना दे इसका पता ही नहीं चलता। और ये हमारे एम्पायर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वरना अगर हमने इन्हें ऐसे खुला छोड़ दिया तो फिर ये हमारे इकोनॉमिक फाउंडेशन की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख देंगे। और वैसे भी हर मैजेस्टी ऑलरेडी फ्रंट लाइन में सारी कमान संभाल रही है और इन लोगों को खून के आंसू रुला रही है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा रेयरेस्ट चांस यही है कि हमें ऐसी सिचुएशन में स्टेबल रहकर उन्हें फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए।
चाहिए। अब तभी यहाँ पे श्रुति अनरान कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और नैन बताने लगती है कि जो सन एंड मून एम्पायर है इस वक्त उनका सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड और कुछ नहीं बल्कि उनका सोल इंजीनियर कॉर्प्स है, वो भी रॉयल सोल इंजीनियर, जिस पे काइटो बताने लगता है कि सन एंड मून एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स। हाँ, इसका मुझे पता है और ये लोग कभी भी इतनी लाइटली इनका यूज नहीं करते अनलेस की रीजन बहुत बहुत बड़ा ना हो। इसी के चलते तो हमें आज तक इनकी ट्रू स्ट्रेंथ का नहीं पता। जिसमें युवा कहने लगता है कि यही तो हमारा मिशन है कि हमें उनके बिल से उन्हें बाहर निकालना होगा और उन्हें इतना मजबूर करना होगा कि वो लोग मिंगदू सिटी को छोड़कर यहाँ से निकल जाए। यहाँ पे युवा तो ये प्लानिंग करा तो वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर भी इसके प्लान को ना बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल बनाने के लिए ये भी श्रुति अनरान से कहने लगता है कि हाँ आप सही समझे, हमें रॉयल सोल इंजीनियर कॉर्प्स को डिप्लॉय करना होगा और वो भी सीक्रेटली सीधा साउथ की ओर, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे और वो लोग जाते साथ ही अपना काम करके इनका सुपड़ा साफ कर दे। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि नहीं योर मैजेस्टी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो रॉयल सोल इंजीनियर कॉर्प्स है वो लोग पूरी शिद्दत के साथ इस वक्त मिंगदू सिटी को गार्ड कर रहे हैं, तो आखिर हम उन्हें कैसे यहाँ से जाने को कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर बाकी लोग भी सहमति देते हैं और सभी कह रहे होते हैं कि हाँ जो हमारी मिंगदू सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो मेन बंदे होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि नहीं हमें तो इन्हें डिप्लॉय करना चाहिए। अब यहाँ पे जो श्रुति अनरान है वो फाइनली मिनिस्टर की बात मान जाता है और कहने लगता है कि जैसा कि इन्होंने कहा हम वैसा ही करेंगे। जिसपे युवा कहने लगता है कि जितना उधम हमने मचाया है ना अब तक के 12 शहरों में जाकर, तो मुझे पूरा यकीन है कि श्रुति अनरान और उसके जो चमचे हैं वो लोग हर हाल में उसे कन्विंस कर ही लेंगे कि वो लोग अपने सबसे पावरफुल फाइटिंग फोर्स को हमारे पीछे भेजे। इसमें बेबी आगे आता है और कहने लगता है कि फिर तो अब हम इन्हें दौड़ाते रहेंगे और हम सीधा जाकर इन्हीं के गढ़ में जाकर हमला करेंगे। सभी लोग एक्साइटेड थे। तभी यहाँ पे मिस टांग उटोंग कहने लगती है कि इस बार तो हमें पहले से भी बड़ा सीन क्रिएट करना होगा ताकि इतना ज्यादा हंगामा हो कि पूरी सन एंड मून एम्पायर हिल जाए। अब युवा उस फ्लैग को मैप के ऊपर टारगेट करते हुए कहता है कि अब हमारा अगला टारगेट होगा त्यान हाई सिटी। अब यहाँ पे इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ त्यान हाई सिटी यानी कि जो हेवनली सिटी है वहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। यहाँ हम देख पाते कि कमांडर अपने बंदे से पूछ रहा था कि जो सोल इंजीनियर कमांडर है वो सोल टूल की पोजीशन को दूसरी सिटी में मूव करने के लिए तैयार हो गए। जिसपे वो बंदा कहने लगता है कि हमने बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन एट द एंड कमांडर ने पूरी तरीके से हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट थी उन सभी को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा यूहा और उसके पूरी टीम को कोसने लगता है, जबकि उसे पता नहीं कि ये लोग कौन है, लेकिन फिर भी वो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगता है कि इन लोगों के चक्कर में इतना बड़ा ये थ्रेड अब हमारे आसपास मंडरा रहा है और अगर त्यानाई सिटी ऐसे गिर गई ना, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, तो इसके पीछे जो कुछ भी है सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। खैर हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं, अगर ये सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पूरा डिफेंस बिगड़ जाएगा और हमारे पीछे कोई भी ऐसी सिटी नहीं जो कि डिफेंस कर सके। अब यहाँ पे गाइस हम देख पाते हैं कि तभी यूहाओ अपने साथियों को लेकर यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे उसके जो ये स्पेक्ट्रल गेट थे ये जैसे ओपन हो जाते हैं ना, देखकर वो बंदा समझ आता है कि दुश्मन आ चुका है। लेकिन यूहाओ सबसे पहले तो इनके जो सोल डिटेक्शन टूल्स थे ना उन सभी को पूरी तरीके से यूजलेस बना देता है और जिसके बाद सांशी समेत सभी लोग बिल्कुल मैदान में उतर जाते हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करते हुए इनके छक्के छुड़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोगों को आता हुआ देखकर ये जो कमांडर था ये बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी बेबी कहने लगता है कि जल्दी से सिटी के अंदर एंटर हो जाओ और जो भी वेयर हाउसेज है इन सभी को पूरी तरीके से जब्त कर लो। इस दौरान यहाँ बताने लगता है कि ये जो पानी वाला इलाका है ना तियानाई सिटी के पास, यहाँ पर एक बहुत ही रेयर मटेरियल मौजूद है जिसे कि द सीवीड सनकन सिल्वर कहा जाता है और जो स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स है ना उनको बनाने के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जल्द से जल्द इनके जो वेयर हाउस है इन्हें पूरी तरीके से खाली कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द इनका जो रॉयल सोल इंजीनियर कॉर्प्स है वो आने ही वाला होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे नहीं आते तो फिर हम लोग मिंगदू सिटी में आज यहाँ पे रेड नहीं कर सकते। तभी मिस टांग उटोंग बताने लगते हैं कि एक बात बताओ, अगर वो लोग नहीं आए तो हम क्या करेंगे। जिसमें युवा कहता है कि तो मैं इस पूरी के पूरे त्यान हाई सिटी को बर्बाद करके छोड़ दूंगा और इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि वो लोग डर के मारे बाहर आते भी हैं या नहीं। अभी यहाँ पे रात का वक्त हो जाता है और इन लोगों ने ऑलमोस्ट त्यान हाई सिटी के जितने भी वेयर हाउसेस थे उन सभी को बिल्कुल कंगाल कर दिया था और मिस टांग उटोंग और यूहाओ जंगल के पास बैठ कर ही इनका इंतजार कर रहे थे। यूहाओ बताने लगता है कि ये लोग एक नंबर के डरपोक है, यहाँ तक कि पास में ही जो पावरफुल सोल टूल्स है इन लोगों ने उस तक की पोजीशन को भी चेंज नहीं किया। अब बस हमें मिंगदू सिटी के रिस्पॉन्स का इंतजार करना है, देखते हैं कि आखिर वो लोग क्या करते हैं। तभी यहाँ यूहा बताने लगता है कि टांग उटोंग तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि मेरे एक्शंस को ना गाइड कर रही है। जहाँ जहाँ हम अब तक गए हैं ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स मुझे जानबूझ के उस ओर अट्रैक्ट कर रही है और लगता है ये कुछ और नहीं बल्कि पावर ऑफ डेस्टिनी है। ये सुनकर टांग उटोंग भी हैरान थी। हमें वो उससे कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें बस इंतजार करना है कि आखिर वो लोग क्या करते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं तो ही हम कोई चाल चलेंगे। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी देर में ही इंतजार करते करते आंख लग जाती है। तभी मिस टांग उटोंग की जैसे आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि हवा नहीं चल रही, लेकिन ये जो प्लांट्स है, जो छोटे छोटे पौधे, ये फिर भी अपने आप से ही मूव कर रहे हैं। जिसमें यहाँ बताने लगता है कि असल में ये जो पौधे हैं ये हमसे डरे हुए हैं, इन्हें लगता है कि शायद
हम इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे या फिर हम इन्हें खा जाएंगे, जैसे कि फूड चेन का प्रोसेस होता है। तभी युहा उन लोगों से कहने लगता है कि डरो मत, मुझे तुमसे सिवाय तुम्हारे कॉपरेशन के और कुछ भी नहीं चाहिए। अब सडनली यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना, इनसे एक हल्की सी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते जो प्लांट्स है ना ये डांस करने लगते हैं और ये लोग पहले से और ज्यादा हरे भरे दिखने लगते हैं। तभी यहाँ पे मिस टांगोटोंग इनके बीच जाने लगती है। युहा भी ये नजारा देखकर कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर और इनक्रेडिबल सीन है, क्योंकि जो काउंटलेस स्पिरिचुअल टेंडर्स हैं वो इस वक्त तुम्हारी काइंडनेस का जवाब दे रहे हैं। अब तभी युहा को समझ में आ जाता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आ गया है कि जो मोमेंट करेन की स्पिरिचुअल मार्शल सोल कॉम्बो स्किल है ना, वो भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब तभी यहाँ पे युहा को एक ऐसी डिफरेंट ऑरा फील होती है कि जिसके चलते उसके होश उड़ जाते हैं और उसे दूर से ही ब्लू सिल्वर एम्परर की ऑरा फील होती है। युहा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको वो इतने सालों से तलाश कर रहा है, जिसके लिए बेबी खुद भी यहाँ पे तड़प रहे हैं, वो फाइनली इन लोगों को मिल ही गई। युहा हैरानी के साथ कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ब्लू सिल्वर एम्परर एक्चुअल में सन एंड मून एम्पायर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ पे जो रॉयल सोल इंजीनियर्स के जितने भी लोग थे, वो सभी लोग युहा का काम तमाम करने के लिए सीधा उसी और रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में हम देख पाते हैं कि भाई बहुत सी तादाद में पूरी की पूरी फौज लेकर ये लोग युहा और उसके पूरे दोस्तों का सफाई करने के लिए निकल पड़े थे।